शन्नू ने टोकरी आगे करी और अंजना ने जैसे ही फूलों का हार उठाया, टोकरी में से एक काला नाग राजकुमार के पैरों के पास गिर गया। सब अंजना रानी को राजकुमार को हार पहनाता देख ही रहे थे। वह नाग राजकुमार को डसने ही वाला था कि चीकू रानी की नजर उस पर पड़ती है। राजकुमार, हट जाइए वहां से। चीकू रानी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस नाग को अपने हाथों से पकड़ा और दूर ले जाकर फेंक दिया। इतने बड़े नाग को देखकर सब घबरा गए। आप ठीक तो हैं चीकू रानी? चीकू रानी को कोई चोट नहीं आई। जी महाराज, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। राजकुमार, आप ठीक तो है ना? राजकुमार इथिराज भी घबरा गए थे। जी छोटी माँ, हम ठीक हैं। अगर आप नाग को नहीं देखती तो वो नाग हमें डस लेता, फिर तो हमारा स्वागत जीवन भर सबको याद रहता। ऐसा मत कहिए राजकुमार, हमारी तो जान ही गले तक आ गई थी। इतना बड़ा नाग फूलों की टोकरी में अब तक छुपा कैसे था? शन्नू टोकरी को फेंक देती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। हे भगवान, आज मेरे हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ये नाग जरूर नए बगीचे से आया होगा, वहाँ अभी खुदाई हुई थी। तुम ठीक कह रही हो शन्नू, ये नाग चीकू रानी के लिए बनाए गए चीकू के बगीचे से ही आया होगा। ये बात सुनकर राजा इस बात को वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है मंझली रानी, ये जीव तो कहीं से भी आ जा सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि समय रहते चीकू रानी ने नाग को देख लिया और राजकुमार के सर से बला उतार दी। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। चीकू रानी के बहादुरी के किस्सों में एक और किस्सा जुड़ गया है। नाग के उस हादसे को सब जल्दी ही भूल गए और उत्सव मनाने लगे। राजकुमार के सामने लड्डू की थाल रख दी गई और वे बहुत खुश हो गए। अरे वाह, लड्डू! कितने वर्षों के बाद लड्डू खाने को मिलेंगे। माँ, ये आपने बनाए हैं ना? बहुत स्वादिष्ट हैं। माँ, ये तो आज तक के सबसे स्वादिष्ट लड्डू हैं। अंजना रानी चीकू रानी की तरफ स्नेह से देखती हुए कहती हैं। अब उन्हें चीकू रानी बहुत सुंदर और आकर्षित लगने लगी थी। इस बार लड्डू बनाने में हमारी सहायता तुम्हारी छोटी माँ ने की है, इसीलिए तो तुम्हें ये लड्डू और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। अच्छा, वैसे भी जिस खाने में माँ का प्यार और स्नेह मिल जाए वो खाना तो स्वादिष्ट बनेगा ही ना। हाँ माता, और यहाँ तो मेरी दोनों माता का प्यार मिला था तो दोगुना स्वादिष्ट बन गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन मधुमती रानी को अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। उत्सव के बाद सब सोने चले गए, तभी अंजना रानी चीकू रानी से मिलने के लिए आ गईं। अरे बड़ी दीदी, आप यहाँ इस समय? सब ठीक तो है ना? क्यों छोटी रानी, हम अपनी छोटी बहन से मिलने नहीं आ सकते क्या? चीकू रानी ये बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती हैं। छोटी बहन? मैं? हाँ, आप छोटी रानी। हम उत्सव के माहौल में ठीक से आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाए थे, वही करने यहाँ आए हैं। कैसा धन्यवाद दीदी? आपने आज हमारे पुत्र की जान बचाई है। अगर आप समय पर उस नाग को ना देखती तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। ये तो मेरा फर्ज था दीदी। अपने बच्चों की रक्षा तो माता पिता को ही करनी होती है ना। हमें क्षमा कर दीजिए छोटी रानी, हमने आपको बहुत गलत समझा था और आपका दिल भी दुखाया था। अंजना रानी और चीकू रानी गले मिल गए और भावुक हो गए।
रात बहुत हो गई थी, सब थके हारे सो चुके थे, लेकिन चीकू रानी अब तक सो नहीं पा रही थी। उस नाग का रहस्य अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस समय राजकुमार को यहाँ आना था उसी समय वह नाग भी टोकरी में आ गया। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? कुछ तो है जो हमसे छुपा हुआ है। अगले दिन चीकू रानी ने देखा कि महाराज अपने पुत्र के साथ सारा दिन बिताने वाले थे। आज महाराज राजकुमार इथिराज के साथ व्यस्त रहेंगे। आज हम अपना काम कर सकते हैं। वे राजा के पास गई और उनसे बात करने लगी। महाराज, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपकी अनुमति चाहिए। किस बात की अनुमति रानी? महाराज, हम सोच रहे थे कि आज हम अपने माता पिता से मिल आएं। बहुत समय बीत गया है, हमें उनकी बहुत याद आती है और उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही है हमें। यह भी कोई अनुमति लेने की बात है रानी? वो आपके पिता हैं। आपका पूरा अधिकार है कि आप उनसे कभी भी बिना किसी संकोच के मिलने जा सकती हैं। ठीक है महाराज, तो फिर हम आज ही चले जाएं। आप तो चले जाएंगी रानी, लेकिन आप हमारे बारे में भी तो सोचिए। पुत्री को जन्म दिया। महाराज, हमने आपको विवाह के समय कहा था कि आप उनके बारे में हमसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। हमें याद है रानी, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें कुछ तो बताइए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप हमें उनके बारे में क्यों नहीं बताना चाहती? महाराज, हम समय आने पर आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन आप अभी हमसे कुछ मत पूछिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है छोटी रानी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप निश्चिंत होकर जाइए। चीकू रानी अपने माता पिता से मिलने चली गई। उनके माता पिता जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनके पिता भील जाति के थे। चीकू रानी उनकी अपनी संतान नहीं थी। कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक हैं चीकू बिटिया, तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं। देखो हमारी राजकुमारी सी बेटी इन राजमहल के वस्त्रों में कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि चीकू छोटी रानी है। तो वहाँ ठीक से तो रह पा रही है ना? माँ, महाराज जी बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ देर बाद चीकू रानी ने अपने माता पिता से बातें करी और उसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों से तो मिल चुकी हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि उनका स्वास्थ्य कैसा है? चीकू, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार तो हुआ है। अब वो अपनी आंखों को भी खोल लेती हैं और धीरे धीरे बात भी कर लेती हैं। हाँ चीकू, अब उन्हें भूख भी लग रही है और अब वे खुद से उठने का प्रयास भी करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ और पिताजी। हाँ बेटा, ये सब उस फल की वजह से ही हो रहा है। उस फल को खाने के बाद ही उनमें इतना सुधार आया है। वो फल उनके लिए बहुत आवश्यक है। बस एक ही बात की परेशानी है कि इस जंगल में वे फल बहुत कम मिलते हैं। ना जाने मुझे कहाँ कहाँ से मंगवाने पड़ते हैं। उन फलों की व्यवस्था करना बहुत ही कठिन हो जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ समय के बाद उन फलों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उन फलों का बगीचा तैयार हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें उनकी चिंता लगी रहती है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उन्हीं के कारण तू हमें मिली, नहीं तो हम बिना संतान के ही रह जाते। माँ, होनी को कौन टाल सकता है? मेरा आपके जीवन में आना निश्चित था। तू ठीक कह रही है बेटा। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ अभी? मुझे संध्या तक महल वापस जाना है। हाँ बेटा, जा मिल ले। अभी ही खाना खाया है उन्होंने, अभी जगी हुई हैं।
वो तुझे देखकर बहुत खुश होंगी। चीकू रानी कमरे में जाती हैं। सामने एक साफ सुथरे बिस्तर पर राजमाता लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर आज भी तेज था। वो इतनी बीमार होने के बाद भी सौम्य दिखाई दे रही थी। चीकू रानी चारपाई के पास जाकर बैठ गई। प्रणाम राजमाता। चीकू रानी को देखकर राजमाता की आंखों में आंसू आ गए। जीती रहो बेटी, तुम आ गई। कब से तुम्हारी ही राह देख रही थी। चीकू रानी आंसू पोंछते हुए कहती हैं, जी राजमाता, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। राजमाता, आप दुखी ना हो। आपके कष्टों का समय अब पूरा हो गया है। आप जल्द ही अपने राजमहल में लौटेंगे। महल में सब कैसे हैं? महल में तो सब अच्छे हैं। कल आपके पौत्र इथिराज अपनी शिक्षा पूरी करके लौटे हैं। पूरा महल उत्सव मना रहा है। और मेरा पुत्र, मेरा महेंद्र कैसा है? वो बिल्कुल ठीक हैं। आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी सबको बहुत याद करती हूँ। कुछ देर तक चीकू रानी और राजमाता के बीच बातचीत चलती है। राजमाता कभी अपना सिर हिलाकर धीरे से इशारा करती हैं तो कभी बात करती हैं। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है राजमाता? वैद्य जी आपको देखने तो आ रहे हैं ना? हाँ पुत्री, अब पहले से कुछ ठीक लग रहा है। राजमाता, मैं आपकी पुत्रवधू बन गई हूँ। पुत्रवधू? वो भी तो पुत्री ही होती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा राजमाता। आपकी पुत्री अब राजमहल में पहुंच चुकी है और जिसने भी आपके साथ ये अन्याय किया है उसे तो दंड अवश्य मिलेगा। तुम हो तो मुझे विश्वास है कि मैं महल में अवश्य जा पाऊंगी। चीकू रानी राजमाता के हाथों पर अपना हाथ रखती हैं और उन्हें आश्वासन देती हैं, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए और जो फल आपको खिलाया जा रहा है उसे अच्छे से खाइए। एक वही फल तो है जो आपको पूरी तरह स्वस्थ कर सकता है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, मैं हूँ ना। चीकू रानी राजमाता से बात कर रही थी कि तभी वहाँ वैद्य जी आ गए। चीकू रानी ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम बेटी, सदा सौभाग्यवती रहो। वैद्य जी, राजमाता को पूरी तरह से ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? बेटा, उनकी तबीयत तो ठीक हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ तो बात है, कोई तो दुख है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जो इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने दे रहा। वैद्य जी, अपने परिवार से दूर होने से बड़ा और कोई दुख नहीं है। इसी दुख के कारण राजमाता जल्दी से ठीक नहीं हो पा रही है। तुम ठीक कह रही हो बेटी। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके राजमाता को उनके परिवार के पास ले जाएं। जी, उन्हें समय पर चीकू फल खिलाते रहिए। देखिएगा, हमारी राजमाता बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और चलने भी लगेंगी। कुछ देर और रुकने के बाद संध्या होते ही चीकू रानी सबसे विदा लेकर राजमहल लौट आई। अगले दिन राजमहल में चीकू रानी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। तभी राजा महेंद्र उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। कैसी है मेरी छोटी रानी? आपसे तो कल रात भेंट नहीं हो पाई। हम राजकुमार को नगर भ्रमण कराने ले गए थे। कोई बात नहीं महाराज, बेटा आने पर अक्सर पिता अपनी पत्नी को भूल ही जाते हैं। आप भी न रानी, भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं? कल आप महल में नहीं थी और महल बहुत ही सूना सूना लग रहा था। आपके बिना तो अब ये महल भी सूना सूना हो जाता है और हम भी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे महाराज। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपके माता पिता आप कैसे हैं? राजा का सवाल सुनकर रानी थोड़ी उदास हो गईं। आपको अगर वहां रुकने का मन था तो आप संदेशा भिजवा देती और रुक जाती। खैर, चलिए, हम अभी आपको आपके मायके छुड़वा देते हैं। नहीं महाराज, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सबसे मिल आए हैं, बस इसी में संतुष्ट हैं। हम जल्द ही फिर मिलने जाएंगे,
लेकिन अभी हमारा यहाँ रहना अधिक आवश्यक है। ठीक है रानी, जैसी आपकी इच्छा, वैसे एक इच्छा हमारी भी है। आज आप हमारे साथ बगीचा घूमने चलें। बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। राजा और चीकू रानी बगीचे में टहल रहे थे। तभी चीकू रानी ने राजा से एक सवाल पूछा। महाराज, एक बात बताइए कि बावड़ी में इतने दरवाजे क्यों बने हुए हैं? हमें तो नहीं पता कि बावड़ी क्या होती है। क्या उसके आसपास ऐसा ही होता है? आप ही बता दीजिए ना। नहीं रानी, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये दरवाजे तो हमारे पूर्वजों ने बनवाए थे, ताकि अगर कोई राजा हमला करते हुए महल तक पहुंच जाए तो महल की स्त्रियां बावड़ी के दरवाजे से सुरक्षित महल से बाहर निकल जाएं। महाराज, उन दरवाजों से कोई सुरक्षित कैसे निकल सकता है? हमें बताइए। कुछ दरवाजों के पीछे कई और गुप्त दरवाजे हैं जो कि तहखाने तक ले जाते हैं, और कई दरवाजों के अंदर सुरंग बनी हुई है जो सीधे जंगल के बाहर ले जाती है। महाराज, ये तो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। उस रात महल में राजकुमार के आने की खुशी में एक आयोजन रखा गया, जिसका जो हुनर था वह प्रस्तुत कर रहा था। कोई संगीत बजा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई कठपुतली का खेल दिखा रहा था। सब आयोजन का आनंद ले रहे थे कि तभी मंजली रानी मधुमती राजा से कहती हैं, महाराज, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आयोजन से उठकर अपने कक्ष में आराम कर लूं? जी बिल्कुल रानी, आप आराम कर लीजिए। चीकू रानी मधुमती रानी पर नजर रखे हुए थी। मधुमती रानी के साथ शन्नो भी चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद चीकू रानी देखती हैं कि सेनापति भी सबसे नजर बचते हुए आयोजन से जा रहा है। आज तो हम इस सच का पता लगा कर ही रहेंगे। इसके लिए हमें इन दोनों का पीछा करना होगा। चीकू रानी भोजन की व्यवस्था देखने के बहाने से आयोजन से बाहर आ गई। वे सीधे बावड़ी के पास गईं, जहां उन्हें दो परछाइयां दरवाजे की ओर जाते हुए दिखी। ये तो मधुमती रानी और सेनापति की परछाई है। दो परछाई आपस में बात कर रही थी। चीकू रानी उन्हें दूर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत कर रहे थे। परछाइयां फिर से कुछ कदम आगे बढ़ गई। जब तक चीकू रानी उनके पास जाती, तब तक वो जा चुके थे। वे दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। जब तक चीकू रानी वहां पहुंचती है, वहां कोई नहीं होता है। ये दोनों कहाँ जा सकते हैं? अभी तो यहीं थे। चीकू रानी की नजर एक दीवार पर पड़ती है। वह देखती हैं कि दीवार पर एक चित्र बना हुआ है, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। लगता है ये गुप्त दरवाजा है और मछली दीदी और सेनापति इसी दरवाजे से अंदर गए हैं। मुझे इन दोनों की यहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ समय बाद उन्हें दोनों के कदमों की आवाज आती है और वे चौकन्नी होकर एक कोने में छुप जाती है। दोनों परछाइयां धीरे से दरवाजे से बाहर निकलती हैं और बावड़ी के पास से बाहर आकर निकल जाती हैं। ये क्या हुआ? लगता है सेनापति और मधुमती रानी यहीं से चले गए। मुझे ये दरवाजा खोल के रखना चाहिए। चीकू रानी चित्र की आंखों को दबाकर वह दरवाजा खोलती हैं। वे जैसे ही अंदर प्रवेश करती हैं, उन्हें एक जलती हुई मशाल दिखती है। सामने सीढ़ियां भी थी जो नीचे तहखाने की तरफ जा रही थी। वहां एक कक्ष बना हुआ था जहां से किसी के करहाने की आवाज आ रही थी। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे, ये किसकी आवाज है? ये तो तहखाने से आ रही है। चीकू रानी एक मशाल लेकर उस कमरे में जाती हैं। व्यक्ति का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए चीकू रानी मशाल को उस व्यक्ति के चेहरे के सामने लेकर जाती हैं। तुम फिर से आ गए। इससे तो अच्छा तुम लोग मुझे मार ही डालो। रानी उस व्यक्ति का चेहरा पहचान लेती हैं और उनके मुंह से हैरानी से निकलता है, पिताजी महाराज, आप यहाँ? कौन महाराज? मुझे तो
उस सेनापति और उस औरत ने गुलाम बना रखा है। चीकू रानी समझ गई कि सेनापति और मंजली रानी ने पिताजी महाराज को इस तहखाने में बंद कर रखा था। पिताजी महाराज, मैं आपकी छोटी पुत्र वधू हूँ। बड़े महाराज हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। तुम हमारी पुत्र वधू? जी महाराज, कुछ ही समय पहले आपके पुत्र ने हमसे विवाह किया है और हम यहाँ किसी कारण से आए। आप किस कारण की बात कर रही हैं? वो कारण आप हैं पिताजी। आप इसी समय हमारे साथ इस तहखाने से बाहर चलेंगे। हम आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। चीकू रानी पिताजी महाराज को सहारा देते हुए उस तहखाने से बाहर ले आई और उन्हें सभा में ले गई। आयोजन अभी भी चल रहा था। चीकू रानी बड़े महाराज को सीधा राजा महेंद्र के पास ले गई। सबकी नजर बड़े महाराज और चीकू पर पड़ती है। पिताजी महाराज की हालत इतनी बुरी थी कि राजा महेंद्र उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे। चीकू रानी, ये आप किन्हें ले आई हैं? आप इन्हें ध्यान से देखिए महाराज और पहचानिए कि ये कौन है और इनकी ये क्या हालत हो गई है। महल में सभी हैरान रह जाते हैं। सेनापति और मंजली रानी भी पिताजी महाराज को चीकू रानी के साथ खड़ा देखकर हैरान रह जाते हैं। उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी महाराज बाहर कैसे आ गए। अंजना रानी भी पिताजी महाराज को देखकर हैरान रह जाती हैं और राजा महेंद्र की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। चीकू रानी देखती हैं कि सेनापति के चेहरे का रंग उड़ गया है। चीकू रानी देखती हैं कि मंजली रानी भी बड़े महाराज को देखकर हैरान है। ये बात चीकू रानी को समझ में नहीं आती है। ये क्या, जिसने अपराध किया है वो भी हैरान है। पिताजी आप जिंदा हैं? राजा महेंद्र अपने पिता को गले से लगा लेते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी वहां सच में उनके साथ थे। बेटा महेंद्र इस बीच सेनापति मौका देखकर वहां से भागने का मौका ढूंढने लगता है। तभी चीकू रानी की नजर उस पर पड़ती है और सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों, सेनापति को तुरंत पकड़ो। और सिपाही सेनापति को पकड़ लेते हैं। ये क्या चीकू रानी, आप सेनापति को बंदी क्यों बना रही हैं? क्योंकि ये सभा छोड़कर भागने की तैयारी में थे महाराज। क्यों सेनापति जी, बिना अपना सच बताए कहाँ भाग रहे थे आप? महाराज, ये सब सेनापति ने किया है, आप पूछिए इनसे। बोलो सेनापति, क्या तुमने मेरे पिताजी के साथ ये सब किया? जवाब दो। सेनापति महाराज के पैरों पर गिर जाता है। ये सब मैंने ही किया है महाराज। मैं ये योजना कई वर्षों से बना रहा था। इस योजना में शन्नो भी इसमें मेरे साथ थी। हमने आपका संपूर्ण राज हड़पने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार हमें धीरे धीरे आपके सभी परिवार को खत्म करना था। इस योजना में सबसे पहला षड्यंत्र बड़े महाराज के लिए रचा गया था, जिसमें सबको यह विश्वास दिलाना था कि बड़े महाराज की मृत्यु जंगली जानवर के प्रहार से हुई है, जबकि सच्चाई यह थी कि हमने बड़े महाराज को बावड़ी के तहखाने में बंद कर दिया था। तो फिर वो शव किसका था, जिसे हमने अपने पिता का शव समझा था? हमने एक सिपाही को मारकर उसे बड़े महाराज के वस्त्र पहना दिए और उसके हाथ में खानदानी अंगूठी पहना दी थी। तुमने मेरे पिता को तहखाने में क्यों डाला था? क्योंकि बड़े महाराज को एक राज मालूम है और हमें वो राज जानना बहुत आवश्यक था। तुम किस राज की बात कर रहे हो? राज का गुप्त खानदानी खजाने का राज। गुप्त खजाना? तुम किस गुप्त खजाने की बात कर रहे हो? उस खानदानी खजाने का नक्शा सिर्फ बड़े महाराज को ही पता है और हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि यह खानदानी खजाना कहां छुपा हुआ है। मैं मर भी जाता, लेकिन तब भी तुम्हें वो राज नहीं बताता। उस राज को जानने के लिए तुमने मेरे पिताजी को इतनी यातनाएं दी। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस दिन राजकुमार पर भी इन्हीं दोनों ने हमला किया था। तुम दोनों को
अभी के अभी सजा मिलेगी। शांत हो जाइए महाराज, अभी एक और राज खुलना बाकी है। अब कौन सा राज बचा है छोटी रानी? इस नगर की राजमाता जीवित है महाराज। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या हमारी माँ जीवित है? ये सुनकर सेनापति भी चौंक जाता है और उसके मुंह से निकलता है, ये कैसे हो सकता है? राजमाता तो मंदिर में लगी आग में जलकर मर चुकी हैं। फिर राजमाता जीवित कैसे हो सकती हैं? सेनापति भी राजमाता के विषय में अनजान था। आज तक सबके साथ वह यही सोचता था कि राजमाता मर चुकी हैं। राजमाता जीवित भी हैं और सुरक्षित भी हैं। वे मेरे माता पिता के साथ जंगल में हैं। मेरे माता पिता उनकी सेवा कर रहे हैं। अब आपको सेनापति बताएंगे कि उन्हें समाप्त करने की योजना किसने बनाई थी। राजमाता को समाप्त करने की योजना भी मैंने और सन्नो ने मिलकर बनाई थी। हमें लगा हम अपनी योजना में कामयाब हो गए। ये सब सुनने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। तभी चीकू रानी बोलती हैं, आगे क्या हुआ है ये हम आपको बताते हैं महाराज। शन्नो मछली दीदी के कपड़े और आभूषण पहनकर सेनापति से मिलने जाया करती थी और आज तक मैं भी दासी शन्नो को मछली रानी ही समझ रही थी। जिस दिन दोनों ने राजमाता को जलाने की योजना बनाई, उस वक्त यह बात राजमाता की चहेती दासी प्रभा ने सुन ली थी। उसने ये सब मंदिर में जाकर राजमाता को बता दिया। प्रभा राजमाता से कहती है, आप मेरे साथ अपने वस्त्र और आभूषण बदल लीजिए और मेरे वस्त्र पहन लें, क्योंकि इस समय हम सेनापति की योजना का खुलासा भी नहीं कर सकते हैं। सेनापति हमारे आसपास ही होगा। यदि उसे भनक भी लगी तो हो सकता है वो आप पर वार भी कर दे। हमारे पास समय कम है। और राजमाता ने भी ऐसा ही किया। वे दासी प्रभा के वस्त्र पहनकर मंदिर के पीछे वाले मार्ग से बाहर निकल आए। उस दिन मंदिर में जब आग लगी तो पुरोहित और दासी प्रभा की जलकर मृत्यु हो गई और वह शव राजमाता का नहीं बल्कि दासी प्रभा का था। हमारी माता मंदिर से निकलकर कहाँ चली गई थी? राजमाता मंदिर से निकलकर कुछ दिनों तक जंगल में भटकती रही। राजमाता देवी माँ की भक्त हैं और देवी माँ अपनी भक्त की ऐसी अवस्था देखकर आघात हुई हैं। हम भी देवी भक्त हैं और देवी माँ के आशीर्वाद से हम एक दिव्य कन्या हैं। एक बार की बात है, जब महाराज और राजमाता जंगल में शिकार करने गए थे, तब हम उन्हें वहाँ मिले। उन्होंने हमारी परवरिश की जिम्मेदारी जंगल के मुखिया यानी हमारे माँ और पिताजी को सौंप दी थी। जब राजमाता जंगल में भटक रही थी तो मेरे पिताजी ने उन्हें पहचान लिया और कुटिया में ले आए। तब से राजमाता हमारे साथ ही हैं। चीकू का बाग भी हमने इनके लिए ही लगवाया है। वैद्य जी ने उन्हें चीकू का नियमित रूप से सेवन करने को कहा है। चीकू खाने से ही वो पूरी तरह से स्वस्थ होंगी। देवी माँ ने स्वयं प्रकट होकर हमें ये कार्य पूर्ण करने के लिए कहा है। राजा महेंद्र ये सब सुनकर चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। देवी, आप धन्य हैं। आपने हमारे माता पिता को हमें लौटा दिया। राजमाता को महल में लाया गया और उनका स्वास्थ्य अपने परिवार को देखकर ही ठीक होने लगा। शन्नो और सेनापति को काल कोठरी में डाल दिया गया। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। आपका असली नाम क्या है रानी? हमारा नाम अविका है महाराज। हमें देवी का आशीर्वाद प्राप्त है कि जो हमें जिस भी नजर से देखेगा हम उसे वैसे ही नजर आएंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप मिली अविका। इसके बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। राजा की प्रजा महाराज और राजमाता को वापस पाकर खुश हो जाते हैं और सभी का जीवन खुशियों से भर जाता है। ऐसी स्टोरी को देखने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।